हम लोग आज इन हाउस के जिस विषय पे आज वार्ता करेंगे, आप सब देख रहे हैं, हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लास। ये एक आवश्यक आज के परिदृश्य में माना गया है, क्योंकि बहुआयामी हमारा वर्ग संचालन का काम और विविध परिवेश से आए हमारे छात्र हम लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उस क्लास के माहौल को हम तभी खुशनुमा बना करके रख सकते हैं जब तक हम खुद प्रसन्नचित्त होकर के कक्षा के कक्ष संचालन के लिए न तैयार है, क्योंकि हमारी प्रसन्नता इस बात पर निर्धारित है या निर्भर है कि हमारा चिंतन, हमारी जो सोच है वो हमारे चेहरे से दिख जाती है। क्योंकि बच्चों के बीच में जाने से पहले हम लोगों को स्वयं के अंदर इस बात के लिए तैयार होकर के जाना होगा कि ताकि कि उन बच्चों के ऊपर हमारा एक प्रभावी असर पड़ सके। और ये तभी संभव है जब हम खुद प्रसन्न हों। यद्यपि प्रसन्नता और खुशी ऐसे तो दिखने में प्रायः समानार्थी लगते हैं, लेकिन दोनों में मूल प्रकृति का अंतर। आप प्रसन्नता शब्द में आप जरा गौर करेंगे तो पाएंगे कि प्रसन्नता व्यक्ति विशेष की मानसिक अवस्था है और खुशी सामूहिक रूप है, क्योंकि आपके चेहरे से वो चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आप प्रसन्न हैं कि नहीं, लेकिन खुशी आपके चेहरे से देख करके प्रकट नहीं होती। खुशी के पीछे दो आधार होते हैं, एक आधार स्वयं का विचार और दूसरा सामने जो हमारे छात्र बैठे हैं उनका माहौल, उनकी स्थिति। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हम कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में जाने के पूर्व बच्चों के अंदर एक बातचीत करने वाला शोरगुल आपको दिखता है। उनकी एक अलग खुशी है और आप जैसे ही कक्षा में प्रवेश करते हैं उस दरमियान उनकी वो सारी चीजें शांत दिखती। क्या ये अर्थ निकलेगा कि आपके जाने से उनका माहौल खुशनुमा बंद हो गया, बाधित हो गया? नहीं, बाधित नहीं हुआ, लेकिन जो स्वतंत्रता उनकी अभिव्यक्ति की थी वो बंद हो गई और वो सीरियस होकर के जिस विषय के शिक्षक उसमें प्रवेश किए हैं उसके प्रति अब वो जिज्ञासु कि आज हम लोग क्या सीखें। तो आज के हम लोगों के इस इन हाउस क्लास में इसी विषय पे मुख्य रूप से चर्चा चली कि वो कौन कौन से आयाम हैं कि एक शिक्षक प्रसन्न रहे, खुश रहे, और जब वो खुश रहे तो फिर वो एक अच्छा खुशनुमा क्लास कैसे क्रिएट करें। हम लोग इसी पर आज चर्चा करेंगे। आप इस क्रम में देखिएगा कि आज सीबीएसई को आखिर इसकी क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हम लोगों के ऊपर एक दबाव भी रहता है और उसका नाम है टाइम से कोर्स को कंप्लीट करने का। तो जरा सोचिए, ये जो प्रेशर शब्द बना है ये खुशी उत्पन्न नहीं कर सकता।
दबाव में व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, तो फिर कैसे हम खुशनुमा क्लास तैयार करें? सीबीएसई कहता है, उस गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि आप कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व आप स्वयं से प्रश्न करें कि क्या मैं आज प्रसन्नता पूर्वक क्लास लेने के योग्य हूं? तो आपका जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपके विषय से संबंधित हो जाएगा। यदि आपकी विषय की गहनता ठीक नहीं है, अध्ययन की, वो गहनता का तात्पर्य अध्ययन की बात हो रही है, यदि वो ठीक नहीं है तो आप क्लास में जाकर के केवल टाइम पास करने का काम करेंगे और नतीजतन या तो बच्चे आपस में बात करते हुए पाए जाते हैं, अथवा झगड़े करते हुए पाए जाते हैं, अथवा बातचीत करते हुए पाए जाते हैं। टीचर क्लास में आकर के काम कर तो रहा है, लेकिन उस कक्षा के अनुकूल वो जो बात देनी चाहिए, जो सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए, वो नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ हुआ कि शिक्षक स्वयं प्रसन्न नहीं है, और जब वो प्रसन्न नहीं है तो स्वाभाविक है कि कक्षा भी उससे प्रसन्न नहीं रहेगी। बहुत सारी इसमें बातें आएंगी। आप सभी लोग कक्ष संचालन करते हैं, और कक्ष संचालन के क्रम में आप खुद पाते हैं कि किसी शिक्षक के मन पर, किसी शिक्षक के विचार पर, किसी शिक्षक के चेहरे पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की, संकोच की, या फिर कोर्स के कंप्लीट करने की, या फिर बहुत सारे, अभी हमारी परीक्षा की व्यवस्था थी तो क्वेश्चन का प्रारूप बना करके दिया गया, एक अलग उसका प्रेशर बना। तो क्या इस रूप में आप प्रसन्न हैं? नहीं। तो प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं है? इसके दो भाग। पहला, हमारा स्वयं का जागरूक न रहना, हमारी जागरूकता की कमी के कारण ऐसे विचार के जो कार्य हैं या वैचारिक जो मतभेद के कार्य हैं, ये उत्पन्न होता है। इस रूप में आप प्रसन्न नहीं, आप कक्षा में जा तो रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान क्वेश्चन के ऊपर है। तो जो विचार आपको देना चाहिए वो बच्चे को देते नहीं, और उनका क्या देते हैं? हम जाते हैं तो हमको जो बाधा होती है किसी विद्यार्थी के द्वारा, हम उसको या तो डांट देते हैं या पीट देते हैं। ये दोनों रूपों में गलत है। इससे अतिरिक्त बहुत सारे और विचार आएंगे। चलिए हम उस विचार की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस गाड़ी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और एक शिक्षक के रूप में हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, और फिर हमारा क्लास कैसे प्रसन्न रह सकता है। अभी जिन जिन बातों की मैंने चर्चा की, ये यहाँ एक सोच की चर्चा है, वो हमारे सोच पर केंद्रित है। तो इसके भी दो आधार, एक नकारात्मक सोच और दूसरा है सकारात्मक सोच। जब तक हम नकारात्मक सोच से ग्रस्त रहेंगे, हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, और जब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते, कक्षा भी प्रसन्न नहीं हो सकती। ये क्लियर है? इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर खुशी का पहला यदि कोई आयाम आता है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। अब प्रश्न उठता है कि इसे हम सकारात्मक सोच माने। बहुत सिंपल इसका उपाय, दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन हम ईमानदारी से करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक सोच अपने आप पैदा होती है।
दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन, ये आपके अंदर एक सकारात्मक सोच को उत्पन्न करेगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे यहाँ विद्यालय परिवार में 3 कैटेगरी से हमारे एक टीचिंग ग्रुप है, एक नॉन टीचिंग ग्रुप है और एक फॉर्फिटेड ग्रुप जो परिचालन का काम करते हैं। तीनों की जरा व्यवस्थाओं पे आप जरा ध्यान दें, गौर करें। आप सभी उस परिवेश में हैं, आप सभी उसको देख रहे हैं, परख भी रहे हैं। आप जरा देखिए कि हमारा जो वो 4th ग्रेड का स्टाफ है, उसे प्रतिदिन दिन भर में न जाने कितने दिशा निर्देश मिलते हैं और उसका वो खुशी खुशी अनुपालन करता है, वो प्रसन्न करता है, वो हमेशा आपको प्रसन्न दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हमें इन दिशा निर्देशों का ही पालन करने का ड्यूटी मिला हुआ, नहीं करेंगे। फिर हमारा दूसरा ग्रुप है, हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोल साहब है, इनको भी बहुत सारे दिशा निर्देश मिलते हैं, ये काम वैसे, वो फाइल ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे। यदि ये काम अपने समय से ईमानदारी से न करें तो क्या बाकी और क्रियाओं का संचालन समय से हो पाएगा? फिर भी आप इनको जब देखिएगा, चाहे कितनी व्यस्ततम व्यवस्था रहे, मैं नौकर नहीं कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया उसको मैं कह रहा हूं। आप इनको जब पाइएगा हमेशा हैप्पी होगा। दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग, यही सकारात्मक सोच है। काम करना है तो सबसे पहले और सबसे अनिवार्य पक्ष हमारे बीच में होनी चाहिए या हमारे चिंतन में होनी चाहिए, वो है पॉजिटिविटी। बिना सकारात्मक सोच के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपको स्वयं को प्रसन्न रखना है और फिर कक्षा कक्ष को भी प्रसन्न रखना है, तो आपके अंदर सकारात्मकता की व्यवस्था अनिवार्य है। बिना सकारात्मक सोच के आप ईमानदारी से ना तो एक शिक्षक का दायित्व निभा सकते हैं और ना विषय वस्तु का सही ढंग से आप बच्चों के बीच में आप उनको प्रेजेंट कर सकते, प्रस्तुत कर सकते, नहीं कर सकते। लगभग 40 साल से अधिक का मेरे पास अनुभव, मैंने पाया, स्वयं मैंने पाया कि यदि कक्षा में जाकर के विद्यार्थियों को विषय वस्तु का सही यदि प्रस्तुतिकरण करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपनी सोच में सकारात्मकता लानी। और नहीं तो हम जाकर के बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे। हम जाएंगे, हम टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हम लोग तो शिक्षा लेवल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ये आप यदि इसको ब्रॉड रेंज पर इसका देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए और यदि आपको कार्य करने वाला व्यक्ति सकारात्मक नहीं है तो वो हर जगह बाधक है, वो हर जगह बाधक है और हर जगह उस डिपार्टमेंट के लिए, उस व्यवस्था के लिए या जिस चीज से वो जुड़ा हुआ है उसको उसके कारण कुछ न कुछ इम्पट लगता है। इसलिए क्लास और शिक्षक यानी कक्षा कक्ष और स्वयं के लिए आप जब तक सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं तब तक आप बीच में पेन आ गया, ये देर में अब इसके हम लोग दूसरे पक्ष की तरफ हैं। बस विषय में ध्यान रखिएगा कि प्रसन्नता चाहे स्वयं की हो
मतलब शिक्षक की और कक्षा की, उसी पर हमारा विचार केंद्रित रहेगा। इसमें दो बिंदु हैं। पहला बिंदु छोटी छोटी बातों में आनंद लेने का जज्बा। अब ये छोटी छोटी बात मैंने एक जगह सुना कि कक्षा में जो साहित्य पढ़ाते हैं उनके लिए, विषय गणित पढ़ाते हैं उनके लिए, विज्ञान पढ़ाते हैं उनके लिए, ये किसी विषय के शिक्षक के लिए हो सकता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्लास में प्रवेश करने के पहले थोड़ा गुनगुनाते हैं, तो जो अंदर का क्लासरूम है वो आपके गुनगुनाते हुए कुछ वादक दोहे या और कोई अच्छी सोच से संबंधित, अच्छे विचार से संबंधित जो गीत है तो आप उसे भी गुनगुना सकते हैं। तो उसको गुनगुनाते हुए प्रवेश करें। अचानक जो पूरा क्लास का माहौल है वो अचानक आपकी तरफ एकदम अटेंटिव मूड में आ जाए और उससे जो उनके अंदर की जो अव्यवस्था थी, बातचीत करना, लड़ाई झगड़ा करना, या और आप सब ज़्यादा वाकिफ हैं उन सब चीज़ों से, कितने समस्याओं से आप दिन रूबरू होते हैं, वो अचानक शांत हो जाए। और मैंने प्रयोग के तौर पर इसे किया है और मुझे अच्छा भी लगा। वो छोटी छोटी चीजें, इसके अलावे भी जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी, कोई आपने होमवर्क दिया वो करके नहीं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं वो कर लेने में सक्षम है, लेकिन हो सकता है कि एक प्रकार कोई ऐसी व्यवस्था हो या कोई और व्यवस्था हो न कर, उसके प्रति हम लोग जो थोड़ी झल्लाहट वाली भावना या और कोई पनिशमेंट, दंड का दंडात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था आज कर बैठते हैं। यहाँ ये कहता है कि नहीं, ऐसा मत कर। आप अब उसको थोड़ा सा इस तरह से गाइड कीजिए, उसके अंदर वो चीज जागरूक कीजिए ताकि कि उसके अंदर जो ये ना करने की जो नकारात्मकता थी उसको सकारात्मकता में परिणत करने का आप प्रयास करें। और जब सकारात्मक उसका विचार हो जाएगा या उसकी सोच हो जाएगी तो आप चाहे छोटा टास्क में या बड़ा टास्क वो करें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि किसी बच्चे के पर्सनल बिहेव से या उसके द्वारा किए गए काम से हो सकता है कि आपके मन के अंदर कोई गलत विचार आ गया हो या फिर उसके प्रति कोई गलत भाव आ गया हो। ऐसा ये कह रहा है कि वो वैसी वैसी छोटी घटनाएं या कोई और बात उसके अंदर वो ये आनंद लेने का जज्बा का मतलब ये नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा मजाक बना, ये नहीं है। आनंद लेने का यह अर्थ हुआ कि उसके प्रति भी सकारात्मक सोच उत्पन्न करें। और सब कुछ ये तो मेरा मानना है व्यक्तिगत, चाइल्ड साइकोलॉजी के बुक में ये बात लिखी हुई, बाल विज्ञान में कहता है कि तादाद में तभी स्थापित हो सकता है जब आप सामने वाले के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। तादात्म्य का मतलब होता है संबंध। ये तभी उत्पन्न हो सकता है जब आप उसके प्रति अथवा सामने वाले के प्रति सकारात्मक सोच रखें। यदि सकारात्मक सोच आपके अंदर है तो आपके पास यदि कोई नेगेटिव सिचुएशन या कोई और बात आ जाती है तो भी आप उसमें एंजॉय करेंगे, आप मुस्कुराएंगे। इट मीन्स वो आपके मन को प्रसन्न करेगा। हाँ, क्योंकि आपने उसकी नकारात्मकता को लिया ही नहीं और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से उसके उस नकारात्मक व्यवस्था को दूर कर सकारात्मकता का बीजारोपण करने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उन छोटी छोटी चीजों पर आपका विचार नकारात्मक न होकर के सकारात्मक होगा तो हमको लगता है कि इससे हमारे कक्ष के संचालन की प्रविधियां कुशलतापूर्वक संपादित हो सकती है और हमको लगता है कि संचालित हो सकती है।
मैंने कई शिक्षकों को देखा है कि आप क्लास में आपकी घंटी है नेक्स्ट, तो बच्चे पहले से बिल्कुल शांत थे। अब इसके दो धारणाएं बनती हैं, एक तो कि आपके प्रति सकारात्मकता का भाव, तो दूसरा आपके प्रति भय का भाव। हमको भय का भाव नहीं रखना, हमको भय का भाव नहीं रखना है, क्योंकि सीबीएसई के गाइडलाइन के मुताबिक आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को छड़ी से बहुत दूर रखते हैं। अब तो हमारे पास एक वैचारिक हथियार होता है, और सब पूछिए तो वैचारिक हथियार तभी काम हो सकता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक हमारी क्रियाएं सकारात्मक, ईमानदारी पूर्वक वो संचालित न हो। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इसलिए उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देना, इग्नोर भी नहीं करना है, उस बात को आपको दिमाग में रखना है कि ये ऐसी गलती कर सकता है अथवा कर सकती है। हमारे पास तो दोनों रूप में कोई पेशेंट है हमारा सेंटर, तो उनको समझाएं और समझा करके उनके अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग को सकारात्मक सोच लाने का प्रयास करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उनमें भी हमको आनंद की व्यवस्था का मतलब है कि सकारात्मक चिंतन का काम निरूपित करना, ताकि कि उनकी सोच, उनकी क्रियाकलाप, उनकी व्यावहारिकता उसमें बदलाव आ सके। अगर एक शिक्षक का दायित्व केवल विषय वस्तु को रख देना, उसके क्वेश्चन आंसर सिलेबस को पूरा कर देना, क्या यही मात्र है? नहीं। जब तक उसके अंदर नैतिकता का बोध न जागृत हम करा सके तो हमारा ज्ञान अधूरा है। और सब पूछिए तो ज्ञान का जो संप्रेषण है उसका तादात्म्य उसके जीवन से नहीं, उसका संबंध नहीं जुड़ा। और इसी का परिणाम हो रहा है कि आज हमारे समाज में जो विषमताएं दिख रही हैं, इसके पीछे का मूल कारण ही है। इसलिए एक प्रसन्न शिक्षक को और कौन कौन से आयाम की आवश्यकता है आगे पूर्ण पर आएंगे। जब हम देखते हैं, जब हम छोटी छोटी बातों को ऊपर सकारात्मक का बात रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे दिमाग में बात बैठी कि व्यर्थ की चिंता न करें। व्यर्थ की चिंता इसलिए नहीं करनी है। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग जानते हैं कि चिंता से चतुराई घटती है। आपकी जो एक्टिवनेस है वो क्रश हो, फिर बात व्यर्थ की चिंता क्यों करें। अच्छा चिंता करने से कोई काम का संपादन हो जाए तो हम सब लोग बैठ करके एक दिन चिंता ही कर लेंगे, क्या संभव है? तो उसको साफ साफ कहा गया है कि इन व्यर्थ की चिंताओं को अपने दिमाग में लाने ही मत दीजिए, अन्यथा ये व्यर्थ की चिंताएं आपको कभी प्रसन्न नहीं होने देंगी। ये व्यर्थ की चिंताएं आपके ऊपर अतिरिक्त भार बन करके खड़ी रहेंगी, और ये अतिरिक्त भार आप बेवजह लिए हुए, जब उनसे कोई फायदा नहीं है और उनसे हमारा कोई समाधान नहीं हो सकता, तो उसको हमको धारण करने से क्या फायदा? और जब वो व्यर्थ की चिंताएं आपके मन में नहीं रहेगी तो आप बहुत खुशी खुशी जाकर के कक्षा का संचालन अपने छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच संपन्न कराने में आप सक्षम होंगे। अब प्रश्न उठता है तो फिर हम क्या सीखेंगे? और थिंकिंग व्यवस्थाओं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, और सच पूछिए तो इससे आज के परिवेश में बचना बहुत जरूरी है। इसलिए ये दो भाग बांटे गए हैं मेरी दृष्टि में, ये चिंतन में आए भाव। एक है कि कभी कभी हमारे मन में ओवर कॉन्फिडेंस का भूत चढ़ जाता है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस का भूत हमको क्या कर देता है? आई एम परफेक्ट,
अब जो हूँ, अब हमारे आगे कोई नहीं, सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तो ये जो परफेक्शन का खुद जो है, इसको अपने पर हावी ना होने दें। अब कक्षा में जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम हिंदी पढ़ाते हैं, हो सकता है कि हमको कोई ऐसा वर्ड फ्रेंड उनसे मुलाकात हो जाए और उसका हम मीनिंग न जाने, हम क्या करेंगे? अर्थ का अनर्थ लगा देंगे, और अर्थ का अनर्थ लगा देंगे तो कल्याण हुआ कि सत्यानाश हुआ? अपना भी सत्यानाश हुआ, विषय का भी सत्यानाश हुआ, और छात्रों का भी सत्यानाश हुआ। और कल आएंगे तो श्वेता मैम के पास जाएंगे, मैं गोस्वामी सर को ये जो अर्थ है गलत लिखवा है। अच्छा, ये होता है कि हम कोई काम गलत कर देते हैं तो हमसे शोकज होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि हम जो काम करने जाएं उसके पहले हम स्वयं अध्ययन करें। ये परफेक्शन का गुण उसी व्यक्ति को आ सकता है जो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता। हम ही जानते हैं वो सीखना नहीं चाहता है, इसलिए उसके अंदर वो एक उसको कहते थोथा ज्ञानी वाला भाव उसके ऊपर आरोप। और इसके लिए सबसे सुंदर तरीका हमारे विद्वानों ने, हमारे चिंतकों ने दिया है। हमें अपने आप को एक ईमानदार विद्यार्थी के रूप में हमेशा बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है कि हम जीवन भर एक ईमानदार विद्यार्थी बनने के लिए कार्य करें, तो हमको लगता है वो सदैव जीवन पर्यंत जिज्ञासु बना रहे, उसको कुछ न कुछ नवीन सीखने की जिज्ञासा बनी रहे। और जब उसके अंदर ये नवीन जिज्ञासा बनी रहेगी तो उसके ऊपर कभी भी परफेक्शन का भूत नहीं सवाल। Am I right? कभी नहीं सवाल होगा, उसको कुछ न कुछ सीखने की। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बड़ा सुंदर एक पंक्ति है, शास्त्र सुचिंतित पुनि देखिए। अपने को उसको जरा सा रिमाइंड कराओ मैं, क्योंकि बड़े बड़े तो लोहे में भी जंग लग जाती है भाई, और ये तो ज्ञान है। यदि आप उसको पुनः पुनः नहीं देखेंगे, उस पर पुनः पुनः चिंतन नहीं करेंगे, स्वाभाविक है उस पर कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। और ये कंफ्यूजन उत्पन्न होगा तो आपके अंदर ज्ञान के उस सकारात्मक धारा को बाधित करेगा, आपके अंदर की खुशी को समाप्त करेगा, आपके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाएगा। हम इस क्लास में जाएं, कोई सवाल कर देगा तो हम क्या जवाब देंगे? और हमने बाहर क्या ढिढोरा पीटा? हाँ, हम सब क्लास ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं, ये समस्याएं भी आती हैं। ये क्यों आती हैं? परफेक्शन के भूत के कारण। ये परफेक्शन का जो भूत चढ़ जाता है ना, ये ज्ञान के संप्रत्ययों का नाश करता है। इसलिए हमको पहला क्या सीखना है? पहला, हमें अपने आप को एक ईमानदार विद्यार्थी के रूप में ही रखना चाहिए और रहने का प्रयास करना चाहिए। ये सीखना है, तभी तो परफेक्शन का भूत नहीं चढ़ेगा। दूसरा कहता है कि रिश्तों और दोस्ती को सहजता से निभाना। ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन प्रयास तो हम ही सबको करना है। दो रिश्ते हमारे, एक टीचर्स बिटवीन टीचर, शिक्षक और शिक्षक के बीच का संबंध, और दूसरा संबंध टीचर्स बिटवीन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का संबंध। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा आपसे, ये कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि हमें अब आज के जो आज देखा जा रहा है, हमें अब ये रिश्ता निभाना ही नहीं आता। यदि ये रिश्ता निभाना आता, आप सब लोग मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मोबाइल आपके पास है, पेपर देखते हैं, टीवी हर घर में,
विद्यार्थियों के साथ जो घटी है विद्यालयों में, वो असहनीय है, जो असहज भी कर देती है, हम सबको दुख होता है। इसका मतलब ये है कि हम उस रिश्ते को ईमानदारी पूर्वक निभाना नहीं जानते और कहीं ना कहीं किसी लिप्सा कोई और अब क्या मैं उसका स्वार्थ हम किसी न किसी प्रकार से उन बुरी व्यवस्थाओं के शिकार बन जाते हैं और उस लोभ का परिणाम है कि आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हमारे समाज में घटती हैं। कलंकित तो शिक्षक समाज ही होता है और इसी के कारण कल सैटरडे के दिन है आप लोगों ने फॉर्म पे साइन किया, उसमें कुछ बिंदु मैंने उसको पढ़ा, मुझे वो पूर्व की सभी घटनाएं सीरियली याद है और सचमुच हम रिश्तों को निभाना जिस दिन सीख जाएंगे, हमारी बहुत सारी समस्याएं समाज से और हमारे पास से स्वतः समाप्त। इस रिश्ते में निभाने में एक बहुत बड़ा सूत्र है और वो है विश्वास। ये विश्वास पैदा करना, शिक्षकों से शिक्षकों के बीच के संबंध का रिश्ता का विश्वास, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच के रिश्ते और संबंध का ये विश्वास, ये जब तक हम नहीं कायम करेंगे तब तक उस रिश्ते को निभाने के लायक नहीं। इसलिए हमारा रिश्तों को और उसमें भी सहजता, उसमें कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल सहजता हो, एकदम सिंपल सामान्य रूप से। और ये सामान्य रूप से कब होगा? जब आपके अंदर ना किसी प्रकार की ईर्ष्या होगी, ना कोई द्वेष, ना ईर्ष्या और ना द्वेष, ये दो नहीं साधन होंगे, तब आप सहजता से इस इन रिश्तों को आप भली भांति निभा सकते हैं, समर्थ कामयाब, अन्यथा वो नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको उन हम इसके ऑपरेटर हैं। हमें वो सहजता से संबंधों को या उन रिश्तों को निभाने आना चाहिए। हमने कभी भी देखा है, हम कभी विद्यार्थियों से इस तरह जोड़ती भाषा का उपयोग करते, व्यवहार करते। थोड़ा देर काम करता इधर देखिए भाई, कॉपी मतलब नहीं कि पूरे कॉपी भूल जाइए। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कभी नहीं उनके अंदर एक अपनापन का भाव जगना चाहिए। ये हमारे शिक्षक, ये हमारा विद्यालय है, ये भाव, ये जब तक अपनापन का नहीं जगेगा तब तक ये रिश्ता ईमानदारी से जैसे नहीं हो सकता कभी। और यदि आप सब लोग देखते हैं, कभी नल टूट जाता है, कभी स्विच बोर्ड टूट जाता है, क्यों? संस्था के प्रति अपनत्व का वो जो सहजता का जो हमारा संबंध है, रिश्ता है, और ये जब तक नहीं जुटेगा पुनश्च आपके मन में प्रसन्नता का भाव नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और क्या सकते?
ये थोड़ी गंभीरता का विषय, गंभीरता का विषय इस रूप में है, यदि आप विद्यार्थी के साथ हैं तो आपको उसके सामने एज ए टीचर एक शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी वहां उस और नहीं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक के ही कंधे पर हाथ रख दिया, ये भी देखा गया। तो इसलिए ये अपने स्वयं सेल्फ रेस्पेक्ट और आपका एक पर्सनल क्या इंपॉर्टेंस है, उसको जब तक आप ये नहीं बनाए रखिएगा तो फिर ना तो आप स्वयं प्रसन्न रहिएगा और ना कक्षा कक्ष की व्यवस्थाओं को संपादित करने में व्यवसाय प्रसन्नता को संपादित, ये संभव ही नहीं है। इसलिए आपको अपने स्वयं के महत्व को पहले समझना, आपका क्या रोल है और उस रोल को कर पाने में आप कितने सक्षम हैं। टाइम टू टाइम हम लोगों के यहाँ व्यवस्थाएं चलती हैं कि किसी विषय से किसी शिक्षक को कोई दिक्कत होती है तो सीनियर वाले से कह दिया जाता है कि आप उनसे संपर्क कर लीजिए, और उसमें आगे ये बात आ जाए, हाँ मैं उसी स्वयं के महत्व की ही चर्चा कर रहा हूँ। यदि मैं उनसे पूछने जाऊँ उनसे कम हो गया तो फिर वो जो सकारात्मकता है वो समाप्त हो और जो सीखने की जिज्ञासा है वो तो खत्म ही हो। ज्ञान पाने के लिए तो फिर अपने महत्व को तो ध्यान में रखना है, लेकिन ज्ञान पाने की जिज्ञासा और जिज्ञासा आपके मन में हमेशा यदि नहीं बनी है तो आप सेल्फ रेस्पेक्ट को कायम रख पाने में असमर्थ हैं। ये क्लियर है, क्योंकि आप ही को जाना है क्लास में, आपकी ही वार्ता सुनेंगे बच्चे और उन बच्चों के ऊपर आप प्रभावित बनेंगे कैसे, स्वयं के ज्ञान से। और स्वयं का ज्ञान परिपक्व कैसे होता है, जिज्ञासा को पूर्ण करने से, सीखने से। हमेशा आप एक जिज्ञासा, मैं पूर्व में भी इस कथन को कह रहा हूँ, कह चुका हूँ और पुनः दोहरा रहा हूँ कि आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा जब तक बनी है तब तक आप मान के चलिए कि आप एक ईमानदार छात्र हैं। ईमानदार छात्र ही कक्षा कक्ष को प्रसन्नतापूर्वक संपादित कर पाता है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखना तो है, ये अनिवार्य पक्ष तो है, ये तो हम सीखने की कला में भी तो ये हमको अपना ध्यान रखना है। बच्चों के साथ एक अनुशासन पूर्वक हमारा जो डिस्टेंस है वो बना रहना चाहिए, तभी वो आपके प्रति और अनर्गल प्रलापों का कथन, कभी कभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन बच्चों के बीच में नहीं जानी चाहिए, फिर भी वो बच्चे जान जाते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या ये आपके महत्व के अंतर्गत आएगा, फिर वही आपका मजाक बनाएगा। इसलिए इसका बहुत महत्व है, इसको ध्यान में रखना, ये हमारे सीखने के अंतर्गत। ये यदि हम नहीं सीख पाते हैं तो फिर हमारे अंदर का वो जो खुशी हमारे अंदर की है वो नष्ट हो जाती है, और फिर कक्षा कक्ष में जाएंगे, बच्चे जो आपने उनके बीच में डाला है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ऐसा हुआ था मैम, ऐसा हुआ था सर, आप जवाब दीजिए। इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट तभी हो सकता है जब आप उनके साथ एक डिस्टेंस बनाएं। आप उनसे जुड़े भी रहें लेकिन एक डिस्टेंस रहे, ताकि कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उनके साथ जुड़ा, वो आपको उस आदर के भाव से देखें। और ये तभी है जब आपके अंदर वो ग्रेविटी, वो गंभीरता आपके अंदर व्याप्त। दूसरा बिंदु है दिखावटी बातों और चीजों से दूर रखना। हम लोग कभी कभी इसके शिकार हो जाते हैं। भाई दिखावटीपन ना तो हमारे लिए अच्छा है ना विद्यार्थी के लिए अच्छा है। आखिर दिखावटीपन कब तक, दिखावटीपन कभी और
ओरिजिनल नहीं होता, ये याद रखना। दिखावा हमेशा कृत्रिम होता है, वो कभी ओरिजिनल नहीं होता। इसलिए वो आपके व्यक्तित्व में बाधक बनेगा, वो आपकी सुख शांति को नष्ट करेगा, वो आपके अंदर एक हीन भावना अंत में लाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि जिस दिन उसकी असलियत खुल गई, वो खुलती ही है, वो खुल गई तो उसे क्या हासिल हो? और रहना तो समाज में ही। तो क्या हम समाज से कुछ छिपा करके रह सकते हैं? समाज ताना मार करके छोड़ दे। एक व्यवस्था, थोड़ी सी घटना का उदाहरण देना चाहिए। आप सब लोग इसका खाना को जानते हैं। एक बार एक पिता पुत्र मेला जाने के लिए, मेला उनके गांव से बहुत दूर, तो लोगों ने एक ऊँट की सवारी, ऊँट लेके गया और उसको लेकर के चले। अब बाप के पीछे पीछे बेटा और उनका रास्ता पकड़े चले जाते। कई घटना के क्रम में घोड़ा लिया तो कुछ दूर गए तो देखिए समाज कैसे, समाज आपको किसी रूप में जिंदा नहीं रहने देगा। तो समाज के लोगों ने देखो बड़ा बेटू ऊँट अच्छा ही अब पैदल जाओ, तो सोचा विचार कुछ ठीक है। तो बेटा से बाप कह रहा है कि तुम छोटा है तो तुमसे पैदल चला रहा है, बैठ। तो बोला नहीं आप बुजुर्ग हैं, आप भी बैठ जाए। तो पिता बैठ गए। अब बेटा रस्सा लेते चले, कुछ दूर गया, समाज ने देखा था कैसा नालायक बाप, अपने बैठा है ऊपर, बेटा मुझे चला। तो उतर गया बेटा, फिर गाड़ी आ गई। समाज ने देखा, उसने कहा कि अब तो अब रह ही क्या गया है, यही तो अब देखना बाकी रह गया है। बाप बूढ़ा बेचारा पैदल चल रहा है और बेटा मुझ से ऊँट पर बैठा। बेटा क्यों? बोला कि ऐसा करते हैं पापा, आप भी चढ़ जाएंगे और हम भी बैठ जाएंगे, तब कोई नहीं कहेगा। बाप बेटा तुम चढ़, कुछ दूर आगे के फिर सब कहता है आपका मुंडवा के जान लेना है। दोनों बैठ गए। अब जरा देखिए घटनाक्रम 3 रूपों में परिवर्तित हुआ, काम वही हो रहा है, लेकिन समाज के चिंतन का भाव देखिए। इसलिए दिखावटीपन की व्यवस्थाओं से हमेशा दूर रहना होगा, अन्यथा हमारी प्रसन्नता छिन जाएगी। और उन चीजों से हम जितनी दूर रहेंगे, हमारे मन में सुख और शांति दोनों रहेंगे। व्यर्थ की चिंता से यदि हम दूर रहें तो स्वाभाविक है हमारा 90% प्रॉब्लम का समाप्त हो जाए। हम व्यर्थ की चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं और चिंता से कोई फायदा है ये तो क्लियर। अब पूरी कक्षा पर तो ये रहा हम सबों की एक शिक्षक के लिए खुशी का आयाम किन भागों पर आधारित है, इस पर हम लोगों ने विचार किया। अब एक खुशहाल कक्षा के लिए क्या क्या उपाय, यहाँ 7 बिंदुओं में हमने इसको रखने का प्रयास किया। ये 7 उपाय कक्षा के फैन बंद कर दीजिए।
करो करो। बंद करेंगे आराम से कीजिएगा, दोनों पुलिस का बड़ा एक पुलिस बात करेंगे 10 भगवान को लेक्चर कम करते हैं। इसमें 7 प्रक्रियाएं आई हैं। आप सबको सुनाई दे रही है? हाँ। पहला बी पॉजिटिव रहा तो वेल डन की प्रतिक्रिया। कोई विद्यार्थी यदि छोटा आलेख लिखता है, कम लिखता है, वेल डन, उसे प्रोत्साहित करें। ये प्रोत्साहन एक खुराक है मानसिक, उन बच्चों के अंदर खुशी पैदा करे और वो कुछ फिर आपसे जुड़ेंगे, आपके प्रति उनकी भावना अच्छी बनेगी, आपके प्रति उनकी खुशी का है। एक खुशहाल छात्र का जो रूप है वही आपकी इस व्यंजन के रूप में उसके चिंतन से जोड़ने की सूत्र रूप से काम करते हैं। इसलिए वेल्डन की प्रतिक्रिया आप व्यक्त करने की, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर, वेल डन। ये पॉजिटिविटी जब आएगी तो आपका पूरा का क्लास एक तरह से बिल्कुल समझ आए। हम सुनाएं सर, अब ये शुरू होगा। जब जो कल तक आपको सुनाने से हिचक रहा था वो अब सुनाने के प्रति उत्सुक है। हम सुनाएं सर, हम सुनाएंगे, तो ये बात आने लगी क्योंकि उसे लगा कि हाँ चलो थोड़ा कम ही लिखे हैं लेकिन मैम ने हमको बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश हुई। ये जो वेल्डन की प्रतिक्रिया है ये एक बहुत खुशनुमा क्लास, खुशहाल क्लास कक्षा के लिए बहुत है। दूसरा है पुनर्निर्देशन के प्रतिक्रिया। मान लीजिए कोई गलत बना दिया, आप उसे समझाएं, उस प्रश्न पर एक बार फिर से आप आपका एक छोटा सा डिस्कशन आ जाए, एक अच्छा शॉर्ट लेक्चर कर दीजिए, उसको बड़े अच्छे ढंग से उसको व्यक्त करने का आप प्रयास कीजिए और उसको फिर एक पुनर्निर्देशित करेंगे। अब तो इसे लिख सकते हो ना? यस सर, यस। अच्छा चलो लिखो तो इसे, मैं देखता हूँ क्या लिखते हैं। लिखना शुरू, चलो रैंडम, बहुत अच्छा लिखा है। इसको ऐसे और सुधार करो। ये पुनर्निर्देशन जो बार बार उनको मिलेगा, इससे उनके अंदर एक खुशनुमा व्यवस्था मानसिक स्तर पे जागेगी और वो फिर जो बच्चे बिल्कुल डल थे वो भी कुछ लिखने लायक हो जाएंगे, ये योग्य हो जाएंगे। उनको हम लोग बार बार कहते हैं क्या पढ़ता है तुम जी, नालायक कहेगा, बेवकूफ, ये सब शब्द कह देते हैं। नहीं, ये व्यक्त नहीं करना है, उनको कुछ लिखने की, उनको कुछ कहने की, उनको कुछ बोलने की, ये उनके अंदर वो भावना जागृत है। और ये जब आ जाएगा तो बोलना लिखना वो 3 आयाम आए हैं ना स्किल डेवलपमेंट में सर। पहला है रीडिंग स्किल, दूसरा है राइटिंग स्किल और तीसरा है लिसनिंग स्किल। ये 3 स्किल आए हैं। ये 3 स्किल में सबसे पहला क्या है? रीडिंग, उनको उसके वाचन की कला का ज्ञान। दूसरा राइटिंग, लिखने की कला। और फिर तीसरा, नाम वो क्रम में तीसरा में है लेकिन सच पूछिए उसको प्रथम में रखना है, क्योंकि आप जब तक विद्यार्थी को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उनके अंदर वो भावना नहीं पैदा करेंगे, तब तक उनका ऑब्जर्वेशन होगा ही, वो आपकी बात को ठहरी नहीं देगी। इसलिए लिसनिंग फर्स्ट उसको मस्ट बनाएगा। उसके अंदर वो सुनेगा कब? जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से क्लास में रहे। प्राय होता क्या है, फिजिकली बच्चे रहते तो हैं लेकिन चोर सिपाही राजा मंत्री पीछे चल रहा है, ये देखा गया, पकड़ा गया। दूसरा काम, क्लास में बच्चे काम कर रहे हैं तब तक किसी का कुछ गायब है, फीस देने के लिए लाया है, उसका फीस ही गायब, किसी की नोट्स कॉपी गायब, किसी का कोई किताब गायब। ये क्यों? वो फिजिकली है लेकिन मेंटली आपके साथ नहीं है। इसलिए यही कारण है।
इसकी चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूँ। इसकी चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूँ। थोड़ी सी बात कह करके आगे बढ़ूंगा, समय की घंटी उधर से बच चुकी है। किसी भी कक्षा में जाने के लिए आप पहले स्वयं से पूछें कि मैं, और दोनों रूपों में पूछना है, कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व कि मैं आज इस विषय के बारे में जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, क्या उसके सही काम को मैंने पूर्व में आपने प्रैक्टिस किया है, मैंने किया है। आज मैं इस क्लास को ईमानदारी पूर्वक पूरा करने योग्य हूँ, पहला स्वयं। और फिर कक्षा से जैसी बेल लगी और आप कक्षा से निकलिए तो फिर स्वयं से पूछिए कि आज मैंने इस 40 मिनट के कार्यक्रम में हमने क्या ईमानदारी पूर्वक अपने विषय का संपादन किया, ये स्वयं से पूछिए। और जब आप ये पूछेंगे और जब इसका उत्तर आपके पास पॉजिटिव अर्थात हाँ आएगा, तो आप मान के चलिए कि आपका बच्चा आपसे प्रसन्न है, आपका बच्चा आपसे खुश रहे। क्योंकि आज सर मैम आई, हमें ये चीज़ सीखने को मिला, उन्होंने नोट किया, लिखा, आपने कुछ उनको कार्य दी, कार्य करवाया, इससे उनके अंदर वो बातें सकारात्मक से आई और वो उनकी मानसिक स्तर पर खुशी का एक आयाम बना। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में रखा है। चौथा पॉइंट है हितकारी सीमा रेखाओं का निर्धारण। इसकी भी थोड़ी चर्चा मैंने पूर्व में की। डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ये एक सीमा रेखा रहनी चाहिए। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँ, हर कक्षा में हम लोग उस कक्षा का एक मॉनिटर बना देते हैं, लेकिन मॉनिटर के बारे में हम लोग तो ये पा रहे हैं ना कि वो असफल है, नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसके पीछे का कारण ये है कि मैंने भी उसके प्रति जो काम करना चाहिए मॉनिटर के लिए, मॉनिटरिंग करने की कैपेसिटी बिल्डिंग, ये मैंने उसके अंदर जागृत की। क्योंकि मॉनिटर के बारे में बताया गया कि हाफ टू ए टीचर, वो आधा शिक्षक, तो वो मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था है। ये बहुत सारे आयाम हैं, आप सब लोग विज्ञ हैं, इसमें समर्थ हैं। इन कलाओं के माध्यम से जो आपकी हितकारी सीमा रेखाएं हैं, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा, विद्यार्थी की प्रतिष्ठा, दोनों की प्रतिष्ठाएं बिल्कुल बनी रहे, सीमा का उल्लंघन न हो, इसका ख्याल हमेशा रहे। सतर्कता इसके लिए आवश्यक है। और उसका जो संबंध है, जो उसका तादात्म्य है, वो एक अनुशासन के डोर से बंधा है। अनुशासन जब तक नहीं रहेगा, हम उनके प्रति हितकारी सीमा रेखाओं का निर्धारण कर पाने में असमर्थ नहीं हो सकता। इसलिए उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, तभी विद्यार्थी आपके प्रति प्रसन्न है। पद्धति पर ध्यान, इसके भी दो, एक एजुकेशन और दूसरा है पॉलिसी। ये दोनों के अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि अब हमारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, इस मेथोडोलॉजी को ध्यान रखना, टाइम टू टाइम सीबीएसई का गाइडलाइन आते रहता है, हर विषय का अलग अलग आते रहता है। इस रूप में आपको उसमें काम करना बहुत सारे एक्टिविटीज आती हैं कराने को, तो हमको इस
देना होगा। इनडायरेक्टली सीबीएसई से आपका सीधा सीधा संबंध होना चाहिए। आपके मोबाइल में सीबीएसई का जो साइट है सबका डाउनलोड है? कितने लोग ये डाउनलोड? सब 2-4 बार बार कहा जाता है, हमने तो निशान से छोटे क्लास कह रहे इसको आपने वो क्या कहते हैं सर, स्क्रीन पर आता है तो वो होना चाहिए कि जब आप टाइम उसको करें तो व्हाट्सएप पर जल्दी खुलता है, इसका मैसेज जाएगा, है ना? कौन भेजा? गुड मॉर्निंग, आपका गुड मॉर्निंग। ये जिसमें इसमें सक्रियता आपकी है, उसी तरह क्योंकि हम लोग एक शिक्षार्थी हैं, शिक्षा को चाहने वाले हैं, वो विद्या को चाहने वाले हैं, तो उस एजुकेशन के कुछ सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम पर ध्यान देना, उन पे ध्यान देना और हमेशा अपने को अपडेट बनाएं। आप नहीं बनाए रखिएगा, आप बच्चों के साथ जाकर के काम नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपकी क्लास भागा, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। वो खुशहाल कक्षा का निर्धारण आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप सही सिस्टम पर ध्यान देंगे, वो आपके लिए अच्छा है। और छठा ये बड़ा प्रचलित हो गया है, बलि का बकरा न बने। बिल्कुल गलती हमने और किसी के माथे पर थोप दी, गलती किसी की, सजा किसी की। ये यदि किसी ने गलती की, विद्यार्थी हैं, हमें उनको सिखाना, हमें उनको सिखाना। गलतियां मैं तो कहता हूं कि गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो क्या गार्जियन करेंगे, और यदि गार्जियन गलती करते हैं तो वो क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए वो चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कोई गलती कर और हमको किसी प्रकार का उससे व्यक्तिगत मोह, बहुत ध्यान से सुनिए इसको, हमको उसके साथ, अब मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन मेरा कुछ व्यक्तिगत उसके साथ थोड़ा है, तो अब ये ठिकरा उसके ऊपर थूकने के बजाय तुम कहा किया और जबरदस्ती उसको बलि का बकरा बना, मैंने गलती किसी और की, सजा किसी और, ये बात नहीं है। अन्यथा कक्षा आपके प्रति वो खुशी वाला माहौल बनने नहीं देगी, वो आपके प्रति फिर कोई ना कोई अगली षड्यंत्र की फिराक में रहेगा और वो एक तरह से आपके लिए सिरदर्द होगी। इसलिए ये काम नहीं करता। सीखा मैम, प्रजल करते देखिएगा। चेक का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां, मनन करना। चिंतन और मनन दो बिंदु, एक सोचना और दूसरा विचार। तो जो विचार करना है दैट इज मनन। ये आप जो विचार कर रहे हैं वो कैसा हो, इस पर एक आलेख आया है। डॉक्टर थॉमस गार्डन ने अपनी पुस्तक टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग में शिक्षक स्वामित्व वाली समस्याओं और छात्र स्वामित्व वाली समस्याओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया। शिक्षकों को उन समस्याओं की पहचान करना सीखना चाहिए जो उनके स्वयं के। क्या बच्चे का व्यवहार आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है और आपकी आवश्यकताओं में हस्तक्षेप करता है? उदाहरण के लिए क्या आपकी उन्नति आपके छात्रों के व्यवहार और प्रदर्शन से जुड़ा है? अगर हाँ, तो शिक्षक होने के नाते इस समस्या के स्वामी आप स्वयं हैं। ये थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, इस पर
आप लोग यदि इस पंक्ति को रख लें तो इस पर मैं कभी अपना विचार रखूंगा। बहुत सुंदर विचार है ये, और सच पूछिए तो हम लोग विचार करते तो हैं, लेकिन विचार का केवल वैचारिक स्तर तक ही संबंध रह जाता है, उसको क्रिया में उतारने के पक्षधर हम लोग नहीं होते। और जब तक विचार क्रिया में नहीं उतरती है तो सच पूछिए वो विचार बेकार हो जाता है, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए ये मनन करने की आवश्यकता है इसमें कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितना उचित है, कितना सही है, कितना अनुचित है, कितना गलत है। इसका हमेशा आपके अंदर चिंतन और मनन दोनों होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्यक्ति आत्मविश्वास से तो भरा होता है, उसके अंदर जब आत्मविश्वास होता है तो उसका लाभ समाज को मिलना चाहिए। और विद्यार्थी हमारे समाज है, हमारे लिए तो यही है। तो यदि उस आत्मविश्वास से उनका भला न हो तो आत्मविश्वास बेकार है। बस दो पंक्तियों में रखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास से व्यक्ति होता क्या है कि प्रायः वो एक दूसरी अहम की भावना से ग्रस्त हो जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या करता है, वो यही करना चाहता है कि वो किसी न किसी को, जिसको वो चाहे, वो उसको हमेशा यही प्रयास करता है या दूसरे को प्रयास करता है कि वो उसे नीचा दिखाए। मतलब उसका किसी न किसी रूप से या तो उसकी पर्सनालिटी को या उसके नॉलेज को या उसके एक्सपीरियंस को या उसके वर्क, वो किसी न किसी रूप से उसको प्रभावित करता है। इसलिए इससे दूर रहने की बात कही गई है, क्योंकि ये आपके अंदर की क्षमता को, खुशी को दूसरों की खुशी और सफलता से दुखी और परेशान ना हो। ये कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन करना बड़ा कठिन होता है। एक पुरानी पिक्चर की एक गीत है, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो ये जिस जमाने में बनाया गया होगा तो हमारे सामाजिक आयामों को देख करके ही रखा गया होगा। और सच पूछिए तो आज इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम दूसरे की खुशी, और एक बड़ी विचित्र बात, पहले के हमारे जो पूर्वज थे दूसरे को दुखी देखते थे तो उस दुख में जाकर के शामिल होते, उसमें शामिल हो जाते, उसमें उसका बंटवारा करते, किसी न किसी रूप में मिलजुल करके उसमें शामिल हो। लेकिन ये विचित्र बात, अब जमाना बदल गया। ये विगत 30 वर्षों में हमारे समाज का ये रूप परिवर्तित हुआ। पूजा में उनके घर के बगल में मेरा मकान है, एक उदाहरण है। पूजा में उनका तो ताला बन रहा है और छाती हमारा फट रहा है। मेहनत उनकी, कमाई उनकी, काम उनका, कलेजा हमारा दहल कैसे बना? कौन फिर आग लगाओ, उनकी शिकायत करने में लगे हुए हैं, उनके बारे में कुछ और परेशानी समाज में कैसे उत्पन्न हुई है। मतलब आज का समाज जो पहले किसी के दुखी होने पे दुखी होता था, आज किसी के खुशी पे दुखी होता। तो ये आयाम जो परिवर्तित हुआ है हमारे चरित्र का, इसके प्रति ये सजगता वो आपकी खुशी को समाप्त कर। आप जल रहे हैं, अंदर ही अंदर पिस रहे हैं, घुट रहे हैं, फायदा क्या? आपकी परिश्रम। और अंत में प्रत्येक कार्य को अपनी क्षमता से, अब भाई कैपेसिटी जितनी हमारी है, अब हम
यदि 20 केजी का बोरा उठा सकते हैं और 40 किलो का कोई दे दे तो कल से कंधा में दर्द हमको होगा कि आपको क्या कर सकते। उसी तरह हमारे ज्ञान भी है। यदि हम क्लास 5 तक साइंस पढ़ा सकते हैं, मेरी कैपेबिलिटी उतनी ही है, हम 6 में हाथ क्यों लगाएंगे? हम जाएंगे तो आप कमेंट करेंगे कि गलत आंसर करेंगे कि नहीं, किसी टॉपिक का जो सही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो भी सही नहीं कर पाए। यदि बच्चे ने किसी प्रकार का कोई डाउट्स पूछ लिया, बैठो क्लास डिस्टर्ब, क्यों? हमको आता नहीं। तो ये बात अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें, तभी आप। और अंत में एक बात स्मरण रखने की आवश्यकता है, ये अंतिम बिंदु है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें आने वाली पीढ़ियों से सीख लेनी चाहिए। वे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। ये एक विद्वान का कथन है, उसको यहाँ कोट किया गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अपने व्यवहार से हमें यह संदेश देते हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और हम करते क्या हैं? उसको अपने अनुसार चाहते हैं, और यही फ्रिक्शन का कारण है। तारतम्यता नहीं बन पाती, प्रभाव हमारा नहीं हो पाता। अपने आप से पूछिए कि क्या आप स्वयं एक आदर्श उत्साही छात्र हैं? इसकी चर्चा मैंने पूर्व में भी की थी। आपके पढ़ाने के तरीके और तैयारी पर ध्यान दीजिए। मतलब आपकी जो पढ़ाने का जो तौर तरीका है, पद्धति की जो चर्चाएं हुई वो, और उसकी जो तैयारी है, मैंने कहा ना कि क्लास में जाने से स्वयं से पूछिए कि क्या मैं आज इस कक्षा को संपादित करने में मैं सक्षम हूँ, या मैं कुछ नया बच्चों को दूंगा, देने योग्य तैयारी मैंने की है अथवा नहीं। स्वयं से पूछिए। शिक्षक जो जानकार है, सही व्यवहार रखते हैं, व्यवस्थित होते हैं, आत्मविश्वासी व्यवहार करते हैं, और स्थिति जिनके नियंत्रण में होती है उनके आक्रामकता या व्यवधान का सामना करने की संभावना कम होती है। भाई वो क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो क्रिएटर नहीं है। तो वो सॉल्वर है तो वो तो किसी प्रकार की समस्या है तो उसको सॉल्व कर देगा। वो आक्रामक नहीं है, वो सॉल्व करेगा अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपने चिंतन से। दूसरों की सोच को महत्व देने वाले शिक्षक किसी भी बातचीत के परिणाम को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव रखना पड़ेगा। यदि नहीं रखेंगे तो हम ही स्वयंभू महादेव हैं, तो कहते नहीं कि ढिढोरा करते नहीं, आप कोई नहीं पूछेगा। ये भाव है। और अर्जित किया गया सम्मान विघटनकारी व्यवहार का सबसे बड़ा तोड़ है। ये विचार एक बहुत बड़े फिलॉसफर का कथन है, इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट का ये संदर्भ है और उसी को मैंने यहाँ उद्धृत किया है। तो ये आर्टिकल आया, और थैंक फॉर लिसनिंग एवरीबॉडी। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा